आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम होता है आइसोमेरिज्म। पहले इस वर्ड आइसोमेरिज्म को समझेंगे। आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड होता है आइसो और दूसरा वर्ड होता है मेरिज्म। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है C2H6O। अब इस फॉर्मूला से बन सकता है CH3CH2OH। इस कंपाउंड में दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और इस कंपाउंड का नाम होता है इथेनॉल। लेकिन क्या हर बार C2H6O से सिर्फ इथेनॉल ही मिलेगा? इस फॉर्मूला से हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3OCH3 और इस कंपाउंड का नाम होता है मिथॉक्सीमिथेन। इस कंपाउंड में भी दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो C2H6O से एक अल्कोहल भी बन सकता है और इससे एक ईथर भी बन सकता है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को बोलेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है इस बात को समझेंगे। तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरे टाइप का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों की डेफिनेशन को ध्यान से समझें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट हो जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसा कि अभी हमने देखे थे एग्जांपल, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल था जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बनता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और फिनोमिना को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऑन द अदर हैंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। इट मींस दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। सो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। सो वी कैन डिफाइन इट एज when the compounds have same molecular formula, same structural formula, but different spatial arrangement, they are known as stereoisomers or stereomers, and the phenomena is known as stereoisomerism. अब इन दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म के फर्दर टाइप्स होते हैं। इन फर्दर टाइप्स को समझेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप होता है चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप होता है मेटामेरिज्म। फिफ्थ टाइप होता है टॉटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप की होती है। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दोनों टाइप में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम आता है लेकिन स्पेस में ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। अब हम सबसे पहला टाइप जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म, इसको समझेंगे।
चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल C4H10। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इन सबको ज्वाइन किया, सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इस बात को ध्यान में रखकर हमने H को प्लेस कर दिया। अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखें तो इसमें टोटल 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम बोला जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन में हम ब्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर 4 कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में आ रहे हैं। लेकिन इस C4H10 का स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता था। यह है हमारे पास 3 कार्बन और यहां पर है ब्रांचिंग। H को कंप्लीट करें तो यहां होते हैं CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3 और यहां पे बनता है एक H। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इसमें 3 कार्बन बनते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन की सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, इसीलिए इसका नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसकी पेरेंट चेन में प्रोप वर्ड यूज हो रहा है। तो दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि दोनों कंपाउंड के पास पेरेंट चेन के अंदर अलग अलग कार्बन है। ऑल्दो पूरे कंपाउंड में कंप्लीट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हम और कार्बन की बात करें वो बिल्कुल सेम है। दोनों कंपाउंड के पास सेम 4 कार्बन है, सेम 10 हाइड्रोजन है, लेकिन पेरेंट चेन दोनों की अलग अलग बन रही है। फर्स्ट कंपाउंड में पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, जबकि सेकंड कंपाउंड के अंदर पेरेंट चेन 3 कार्बन की बन रही है। तो इसी से डेफिनेशन को समझते हैं। When the compounds have same molecular formula but different structural formula, as they have different number of carbon atoms in their parent chain, they are known as chain isomers and the phenomena is known as chain isomerism. इस बात को एक और एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से इस बार हमारे पास है C5H12, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। वैलेंसी कंप्लीट करते हैं CH3 CH2 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 CH3। इस कंपाउंड में 5 कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन है। ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी है और इस कंपाउंड का नाम बनता है नॉर्मल पेंटेन। अब इसी से दूसरी पॉसिबिलिटी सोचते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यहां हमने ब्रांच लगा दी है, वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं तो अब हमें ये पॉसिबिलिटी मिलती है। अब भी इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है और इस कंपाउंड का नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई और पॉसिबिलिटी सोचते हैं। लेट्स से वी हैव फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहां भी ब्रांच है और यहां भी ब्रांच है। वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं CH3 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 CH3। इस कंपाउंड के पास भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है और इसका नाम होता है, मेन पेरेंट चेन है दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन की 2 पोजीशन पे मिथाइल है, फिर से 2 पे मिथाइल है तो इसका नाम हो जाता है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर हम पेरेंट चेन देखें तो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर पेरेंट चेन पेंट, इट मींस 5 कार्बन की है। सेकंड कंपाउंड में पेरेंट चेन ब्यूट, इट मींस 4 कार्बन की है। थर्ड कंपाउंड में पेरेंट चेन प्रोप, इट मींस 3 कार्बन की है। तीनों कंपाउंड्स में पेरेंट चेन ही डिफर हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, इसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, क्योंकि कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8।
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और किसी एक जगह पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की वैलेंसी पहले से ही 3 कंप्लीट हो चुकी है तो 1 हाइड्रोजन है। यहां 2 वैलेंसी बची है, दैट्स वाई यहां पे 2 हाइड्रोजन है। हम इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कंपाउंड के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास 8 है। ऐसे कंपाउंड का नाम हम सोचेंगे दिस इज ब्यूट 1 इन। अब इसी से एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इस बार हमने डबल बॉन्ड बीच के 2 कार्बन पे लगा दिया है। वैलेंसी को कंप्लीट करें तो यहां पे हमारे पास H है, सिमिलरली यहां भी हमारे पास H है और इस कार्बन के पास HH है। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा और इस कंपाउंड का नाम होता है ब्यूट 2 इन। इन दोनों कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास है फॉर्मूला C5H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और हमने फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को लगा दिया। कंपाउंड का नाम बन जाता है पेंट 1 आइन। इसी तरह से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। इस बार सेकंड और थर्ड के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड को लगा दिया है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है पेंट 2 आइन। हम इसे स्ट्रक्चर बना के भी समझ सकते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सभी के बीच में हमने पहले सिंगल बॉन्ड लगाया लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। वैलेंसी कंप्लीट करें, यहां पे H है, यहां पे H है। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है, नेक्स्ट की भी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है और यहां पे भी H है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम काउंट करते हैं तो 8 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 5 है और कंपाउंड का नाम बनता है पेंट 2 आइन। जबकि इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 5 कार्बन एटम इस तरह लिखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सभी की वैलेंसी हम कंप्लीट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है और यहां वैलेंसी कंप्लीट करने पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी 5 है। ऐसे दोनों कंपाउंड्स को बोला जाएगा पोजीशन आइसोमर्स क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट बन रही है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे। हमारे पास है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और यहां अटैच है OH। OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है। बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3, हाइड्रोजन हमारे पास बनते हैं 8 और ऑक्सीजन होता है 1। इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेन 1 ऑल। इसी से एक और कॉम्पोजिशन बन सकती है CH3 CH CH3 OH और इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेन 2 ऑल। क्या इन दोनों कंपाउंड्स को हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते क्योंकि यहां भी पेरेंट चेन प्रॉप है और यहां भी पेरेंट चेन प्रॉम है। इट मींस दोनों के पास पेरेंट चेन 3 कार्बन की है। तो दोनों में क्या मेन डिफरेंस हमें नजर आ रहा है? यहां पे ऑल 1 पोजीशन पे है जबकि यहां पे ऑल 2 पोजीशन पे है। इट मींस पोजीशन डिफरेंट हो रही है। जब भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बनता है क्योंकि डिफरेंट पोजीशन होती है डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की, तो इनको पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है C3H7Cl। Cl एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो पहली पॉसिबिलिटी बनती है CH3CH2CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम होता है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी से दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है CH3CH CH3 और यहां पे है Cl।
इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इसका आईयूपीएसी नेम होता है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब हुआ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो गई। पहले कंपाउंड में 1 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, जबकि दूसरे कंपाउंड में सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। तो डेफिनेशन को एक बार फिर समझते हैं। विद द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, functional group or substituent, they are known as position isomers and the phenomena is known as position isomerism. तो जब कंपाउंड्स के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट की, तो इन्हें बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करेंगे और इसका नाम होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जब कंपाउंड्स के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बनता है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है C2H6O। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है CH3CH2OH। कंपाउंड का नाम है इथेनॉल और ये एक अल्कोहल फैमिली होती है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसीलिए हम इसे अल्कोहल फैमिली बोल रहे हैं। अब इसी से कॉम्पोजिशन से, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये भी बन सकता है CH3OCH3। इस कंपाउंड का नाम होता है मिथॉक्सीमिथेन। मिथॉक्सीमिथेन एक ईथर फैमिली होती है। दोनों कंपाउंड्स के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। पहले कंपाउंड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, जबकि दूसरे कंपाउंड में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब जब भी अल्कोहल बनेगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल आइसोमर ईथर जरूर बनेगा। अल्कोहल हमेशा ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है, क्योंकि अल्कोहल में जितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनते हैं उतने ही ईथर में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनते हैं। दूसरे एग्जांपल से इस बात को समझें। लेट्स से हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनोन और ये एक कीटोन फैमिली होती है, क्योंकि इसमें CO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम ये भी बना सकते हैं CH3CH2CHO। इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है और इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनल और ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। इसका मतलब एक एल्डिहाइड हमेशा कीटोन के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है। जब भी कोई एल्डिहाइड बनाएंगे तो उससे हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है उतने ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हम कीटोन भी बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इन कंपाउंड्स के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल को समझें। हमारे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड O OH। इसका मतलब 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से यह भी बन सकता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3।
इस कंपाउंड के पास भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। कंपाउंड का नाम होता है मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट क्योंकि इसमें COO ग्रुप है, इसका मतलब ये एक एस्टर होता है। तो कंक्लूजन निकला इस बात का कि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल को लेंगे। हमारे पास है C3, हमारे पास है C6H12। जब भी हम C6H12 सोचते हैं तो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है CnH2n से, और इसे तो हमने एल्कीन में ही पढ़ा है कि CnH2n हमेशा एल्कीन होगी। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, और किसी एक जगह हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, सबकी वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी, तो ये हमारे पास एक चेन बन गई। और इस चेन को हम बोल रहे हैं हेक्सीन, क्योंकि वन पोजीशन पे है तो हम इसे हेक्स वन इन भी लिख सकते हैं, या फिर जस्ट हम हेक्सीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन केमिस्ट्री में लिखना कंपल्सरी नहीं होता। अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो वन पोजीशन ही मानी जाती है। तो हेक्स वन इन और हेक्सीन, इसे कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन ये एल्कीन एल्केन के साथ भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। अब अगर एल्केन के साथ दिखाते तो फॉर्मूला फिर बनना चाहिए था CnH2n+2। नहीं, यहां हम जिस एल्केन की बात कर रहे हैं वो हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि CH2, 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 यहां भी CH2, यहां भी CH2। इसको ज्वाइन कर देते हैं और इस कंपाउंड का नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। तो इस बात का आंसर बनता है कि एल्कीन साइक्लोएल्केन्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाती हैं। ये एक एल्कीन फैमिली है और साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लोएल्केन फैमिली है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। साइक्लोहेक्सेन हमेशा एल्केन की प्रॉपर्टीज शो करेंगी, जबकि हेक्सीन एक एल्कीन की प्रॉपर्टीज शो करेंगी। तो कंक्लूजन निकला, when the compounds have same molecular formula but different structural formula, due to the presence of different functional group, they are known as functional isomers, and the phenomena is known as functional isomerism. Example: alcohol always show functional isomerism with ethers. Ketones always show functional isomerism with aldehydes. Carboxylic acid always show functional isomerism with esters. And alkene always show functional isomerism with cycloalkanes. अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस आइसोमेरिज्म का नाम होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हमेशा ऐसे फंक्शन ग्रुप्स शो करते हैं जो डाइवेलेंट होते हैं। अब डाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप कौन से हैं ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है। तो जब भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं टू अ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटामर्स, और फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। लेट्स से हमारे पास है CH3CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके एक तरफ इथाइल ग्रुप को अटैच किया गया है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप को अटैच किया है। अब इसी से हम एक और कॉम्पोजिशन सोच सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, हमने स्विच कर दिया। अब यहां हम मिथाइल ग्रुप को ले आए और इस तरफ हमने इथाइल ग्रुप को लगा दिया। फिर से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज एस्टर ग्रुप है। एक तरफ हमने मिथाइल ग्रुप को लगा दिया है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लग गया है। अब दोनों कंपाउंड के नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इस फर्स्ट कंपाउंड का हम नाम लिखें तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, इसे बोलते हैं प्रोपेनोएट। इसी तरह से सेकंड कंपाउंड का नाम सोचते हैं, दिस इज इथाइल इथेनोएट।
तो क्वेश्चन बनता है कि क्या ये दोनों कंपाउंड को हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते चेन आइसोमर्स, क्योंकि इस चेन के बीच में तो ऑक्सीजन आ चुका है। दैट्स व्हाई चेन आइसोमरिज्म नाम नहीं हो सकता। क्या इसको हम पोजीशन आइसोमरिज्म कह सकते हैं? वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है। पोजीशन तो हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ब्यूटवानीन, ब्यूटोइन, या एल्काइन में 1 आइन 2 आइन, या फिर अल्कोहल में हम बता रहे थे कि कौन से नंबर पे ऑल है, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म भी नहीं है। क्या ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है? वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला कंपाउंड है मिथाइल प्रोपेनोएट, ये भी एक एस्टर है। दूसरा कंपाउंड है इथाइल इथेनोएट, और ये भी एक एस्टर है। दोनों कंपाउंड एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये फंक्शनल आइसोमर्स भी नहीं है। तो इनमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी आइसोमरिज्म में हमें नहीं मिला? वो डिफरेंस है डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन चेन का डिफर होना। तो डेफिनेशन को समझें। जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बनता है, क्योंकि डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन चेन डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटामर्स, और फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे कि यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है C4H8O2। दोनों कंपाउंड्स के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 8, और टोटल नंबर ऑक्सीजन है 2। लेकिन दोनों कंपाउंड्स के नेम डिफरेंट बन रहे हैं, क्योंकि डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अब इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल को समझें। हमारे पास है एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर्स। ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन चेन लगानी है। लेट्स से हमने यहां लगाई है CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन की चेन, और यहां पे है सिर्फ 1 कार्बन की चेन। अब हमने इसे चेंज कर दिए कार्बन। इस बार अब हमारे पास है CH3 CH2, 2 कार्बन की चेन, और यहां पे भी है 2 कार्बन की चेन। इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास है C4H10O। दोनों कंपाउंड्स के पास 4 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन 10 है, और एक ऑक्सीजन है। पहले कंपाउंड का नाम बनता है मिथॉक्सी प्रोपेन, जबकि दूसरे कंपाउंड का नाम बनता है इथॉक्सी इथेन। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या ये चेन आइसोमर्स हैं? नहीं है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन एटम है। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? ये भी नहीं है, क्योंकि पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, कार्बन की नंबरिंग में चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड्स ईथर फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनमें क्या मेन डिफरेंस है? डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन चेन डिफरेंट हो रही हैं। पहले कंपाउंड में हम देख रहे हैं एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड प्रोपाइल है, तो इसने नाम बन रहा है मिथाइल प्रोपाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी प्रोपेन। दूसरे कंपाउंड को देखते हैं तो उसके दोनों साइड पर दो दो कार्बन की चेन है, नाम बनता है डाइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सीथेन। तो डेफिनेशन को समझें। व्हेन द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula due to the presence of different alkyl groups attached to divalent functional group, they are known as metamers, and the phenomena is known as metamerism. इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटामेरिज्म सिर्फ वही कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि एस्टर्स, ईथर्स, या कीटोन्स, या एसिड एनहाइड्राइड्स, जिनमें डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिलता है। सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स इस तरह की आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म सीखेंगे, और इस आइसोमेरिज्म का नाम होता है टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म कब अराइज होता है, पहले इस बात को हम समझते हैं। जब भी कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और उसी कार्बन पर OH अटैच हो जाता है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं इनॉल फॉर्म।
क्यों कहते हैं इनॉल फॉर्म? क्योंकि इनॉल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इन, दूसरा है ऑल। इन में से ई को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहां पे ऑल वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि जब भी हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं और उसका नाम एक वॉवल से स्टार्ट होता है तो बॉन्डिंग के ई को हमें डिलीट करना होता है। तो इनॉल का मतलब होता है डबल बॉन्ड भी है और साथ में उस कार्बन से OH भी अटैच है, तो इस फॉर्म को इनॉल फॉर्म बोला जाता है। ये इनॉल फॉर्म अपने आप को रीअरेंज करती है और इस फॉर्म में लाती है कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन जाता है। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ये कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। तो ऐसा कभी अगर किसी कंपाउंड के अंदर हो कि वो इनॉल फॉर्म बने, वो अपने आप को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। इनॉल और कीटो फॉर्म दोनों को बोला जाता है टॉटोमर्स और इस फिनोमिना को बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे और सीखेंगे कि कहां पे टॉटोमेरिज्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने इस पर वाटर को ऐड किया in the presence of H2SO4 and HgSO4। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइन। हमें देखना है कि इस प्रोपाइन में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा वीकर बॉन्ड होता है, तो इसलिए इसमें से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 1 सिग्मा 2 पाई। इन 1 सिग्मा 2 पाई में से हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, इस कार्बन के पास भी वैलेंसी खाली हो गई है और इस कार्बन के पास भी वैलेंसी खाली हो गई। अब रूल ये होता है कि जब भी आप पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, जिस कार्बन के पास ज्यादा H होते हैं उसके पास पॉजिटिव पार्ट जाता है। HOH का बॉन्ड तोड़े तो H बनता है पॉजिटिव, OH बनता है नेगेटिव। H पॉजिटिव इस कार्बन में से, दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो इसके पास हमें नजर आ रहा है 1 हाइड्रोजन है, यहां पे 0 हाइड्रोजन है, तो इसलिए H पॉजिटिव उस कार्बन से जाके लगेगा जिसके पास ज्यादा H होंगे और OH नेगेटिव उस कार्बन से जाके लगेगा जिसके पास कम H होंगे। यहां पे 0 H है तो इसलिए यहां पर OH लग जाता है। अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखें तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं प्रोप। प्रोप की 1 पोजीशन पे है इन, इन के साथ 2 पोजीशन पे है ऑल। हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन की चेन, नाम हुआ प्रोप। 1 पोजीशन पे है इन, 2 पोजीशन पे है ऑल, तो इसका नाम बनता है प्रोप 1 इन 2 ऑल, जिसको हम अगर 1 को हम ना बोलें तो इसको बोल सकते हैं प्रोपीन टू ऑल, और ये बन जाती है एक इनॉल फॉर्म। जब भी एक इनॉल फॉर्म बनती है, इनॉल फॉर्म का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन से OH भी अटैच है। जब भी ऐसा प्रेजेंटेशन बनता है तो इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। अब इनॉल फॉर्म में क्या चेंज आता है इसको हमें समझना है। तो ये इनॉल फॉर्म है जिसे हम एक बार फिर से लिख रहे हैं। यहां पे है डबल बॉन्ड H, यहां पे भी H। तो ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहता है कि ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए। अब डबल बॉन्ड ऐसे तो शिफ्ट नहीं हो सकता, जब तक कि OH का बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड फिजन होता है हेट्रोलिटिकली। जब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा तो O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक सिग्मा है और एक पाई है। हम जानते हैं पाई बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। जब पाई बॉन्ड टूटता है तो इस तरह से टूटता है कि
जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कार्बन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है ये इस पर जाके अटैक करेगा। अब क्या चेंजेस आएंगे इस चेंज को देखते हैं। CH3 में कोई चेंज नहीं आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साथ में ऑक्सीजन से अटैच है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूट चुका है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा है। कार्बन बचा है, इसके साथ पहले से एक H था, यहां भी एक H है और एक H पॉजिटिव ने जाके अटैक किया जिससे इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया। क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना इसीलिए हम इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म और इस कंपाउंड का नाम बनता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन एक कीटोन होती है और क्योंकि इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। एक बार फिर से समझेंगे। हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। हमने इस पे वाटर को ऐड किया in the presence of H2SO4 and HgSO4। H2SO4 HgSO4 एक्ट करते हैं एज रिएजेंट जो कराते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो यहां हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ है वाटर का, बना H प्लस OH माइनस, साथ में इस ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं 1 सिग्मा 2 पाई, एक पाई बॉन्ड टूट गया। अब क्योंकि यहां पर दोनों कार्बन ऐसे हैं जिनके पास एक भी H नहीं है तो पाई बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में हम तोड़ सकते हैं। लेट्स से हमने इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड को तोड़ा तो हमारे पास मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। हमने कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, दैट्स वाई इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि पाई बॉन्ड इसी तरह से टूटा है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें वाटर के H प्लस OH माइनस को ऐड करना है। वाटर का H प्लस जाता है नेगेटिवली चार्ज कार्बन के पास और OH जाता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास और अब प्लस माइनस चार्जेस हट जाते हैं। अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और साथ ही साथ उस कार्बन से OH भी अटैच है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि इनॉल फॉर्म अपने आप को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है उस बात को समझेंगे। OH का बॉन्ड फिजन होगा, यहां पे O पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो वो विनर होगा जिसके पास H ज्यादा होते हैं। इस कार्बन के पास 1H है जबकि इस कार्बन के पास तो एक भी H नहीं है। तो विनर वो बनता है जिसके पास H ज्यादा होते हैं, ये बनता है नेगेटिव और ये बनता है पॉजिटिव। जैसे ही ये कार्बन नेगेटिव बनता है ये H पॉजिटिव इस कार्बन पे जाके अटैक कर देता है। अब अटैक करने के बाद क्या चेंजेस आए। CH3 में नो चेंज, कार्बन एज इट इज, ऑक्सीजन एज इट इज, C के साथ CH3 अटैच, इसके साथ H पहले से था और एक H और आके लग गया और अब इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसलिए बन गई ये कीटो फॉर्म और इस कंपाउंड का नाम बन जाता है ब्यूटेनोन और वी कैन राइट इट एज ब्यूटेन टू ओन। ब्यूटेनोन और ब्यूटेन टू ओन एक ही बात है क्योंकि 2 नंबर पे ही ओन आ सकता है। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं टॉटोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। When the compounds have same molecular formula but different structural formula due to the attachment of OH group to carbon double bond carbon chain, it is known as enol form. This form can be converted into CO form, which is known as keto form. Both keto and enol form are known as tautomers and the phenomena is known as tautomerism.
तो जब भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें या तो इनॉल फॉर्म बनती है या कीटो फॉर्म बनती है। इन दोनों कीटो और इनॉल फॉर्म को बोलते हैं टॉटोमर्स, और इस तरह के फिनोमिना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। पॉइंट टू बी नोटेड, कीटो फॉर्म हमेशा इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। एज वी नो, oxygen is more electronegative than carbon. That's why carbon double bond oxygen is more stable bond than carbon double bond carbon. That's why enol form is converted into keto form. और यही रीजन है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और OH उसके साथ अटैच होता है तो ये OH का बॉन्ड टूट जाता है और ये अपने आप को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के टाइप को समझेंगे जिसका नाम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। When the compounds have same molecular formula, same structural formula, but different spatial arrangements, they are known as stereoisomers, and the phenomena is known as stereoisomerism. As we know, stereoisomerism के further two types हैं। सबसे पहला टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों टाइप्स को डिटेल में हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। कभी कभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री इन अ 3D स्पेस डिफरेंट हो जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है C4H8। इससे पता लग रहा है कि ये एक एल्कीन है। लेट्स से हम इससे एल्कीन बना रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जबकि ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट-1-ईन। इस ब्यूट-1-ईन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन से भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। यहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे आते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के पास भी मिथाइल ग्रुप अप साइड पे है और सेकंड कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप अप साइड पे है। जब भी दोनों एल्काइल ग्रुप सेम साइड पे आते हैं तो इसे बोलते हैं सिस फॉर्म, और इसका पूरा नाम होता है सिस ब्यूटुईन। ऐसा भी हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है। सिमिलरली इस कार्बन से भी एक H अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बार मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन के मिथाइल ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दोनों कंपाउंड्स की ज्योमेट्री अलग अलग है। 3D स्पेस में दोनों के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स अलग बन रहे हैं, और इसीलिए जब भी ऐसा होता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, और इसका पूरा नाम बनता है ट्रांस ब्यूटुईन। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन 3D स्पेस में ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड पर एल्काइल ग्रुप्स आते हैं या सेम साइड पर सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। ऑन द अदर हैंड, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ऑपोजिट साइड पर एल्काइल ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। एक और एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2Cl2, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड CH, इससे भी अटैच है क्लोरीन
और यहां भी अटैच है क्लोरीन। अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास भी एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। दोनों कार्बन के पास दोनों क्लोरीन सेम साइड पर हैं, इसीलिए इसका नाम होता है सिस फॉर्म। और इसका पूरा नाम लिखा जाएगा सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अब इसी तरह इसका दूसरा आइसोमर सोचेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ अटैच है क्लोरीन, यहां पे है हाइड्रोजन। इस बार इस कार्बन से है हाइड्रोजन और यहां क्लोरीन। दोनों कार्बन के हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पर हैं और दोनों कार्बन के क्लोरीन भी ऑपोजिट साइड पर हैं। जब भी ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, और इसका पूरा नाम बन जाता है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अब जैसा कि हमने कहा कि सिस और ट्रांसफॉर्म, हमेशा इन दोनों आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोला जाता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट बनती हैं, इस बात को समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर, व्हाई? ऐसा क्यों है कि सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है? तो ये बात एक एग्जांपल से क्लियर होगी। लेट्स से हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है हाइड्रोजन, यहां भी है क्लोरीन और यहां है हाइड्रोजन। ये बनती है सिस फॉर्म। इसमें डायपोल मोमेंट को मार्क करेंगे। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे आएगा माइनस डेल्टा चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज, और डायपोल मोमेंट एक्ट करेगा प्लस से माइनस की ओर। इसी तरह से इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा माइनस डेल्टा, इस पे आएगा प्लस डेल्टा, और डायपोल मोमेंट एक्ट करेगा प्लस से माइनस की ओर। तो एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, दूसरा डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज इन दोनों डायपोल मोमेंट के बीच में, तो ये हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट आ गया। अब इसी तरह हम सोचते हैं सिस आइसोमर के लिए। हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे है क्लोरीन। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसमें डायपोल मोमेंट को मार्क करेंगे। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन पे आएगा प्लस डेल्टा, क्लोरीन पे आएगा माइनस डेल्टा। डायपोल मोमेंट एक्ट करता है प्लस से माइनस की ओर। सेम कार्बन और क्लोरीन में कार्बन पे आता है प्लस डेल्टा और इस पे आता है माइनस डेल्टा, अगेन ये एक्ट कर रहा है प्लस से माइनस की ओर। एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है जबकि दूसरा डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, और नेट डायपोल मोमेंट हो जाता है 0। So we can say that dipole moment of cis isomer is greater than that of trans isomer. As we can see in cis isomer, both the dipole moments are additive in nature, thus their net dipole moment become greater than 0. While on the other hand, in trans isomer, both dipole moment are in opposite direction, that's why net dipole moment is 0. अब हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे, that is boiling point. So question is, boiling point of cis isomer is greater than that of trans isomer. So अभी हमने देखा है कि cis isomer का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए cis isomer एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर किया जाता है। जो भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हमेशा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। हमने पहले पढ़ा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। एक का ये प्लस है, ये इसका माइनस पोल है, और ये इसका प्लस पोल है। सिमिलरली ये माइनस पोल, ये प्लस पोल। जब एक डायपोल का पॉजिटिव एंड
दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होता है और इस वीक अट्रैक्टिव बॉन्ड को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और ऐसे इंटरेक्शन सिस आइसोमर में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सिस आइसोमर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए पहले इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इट मींस हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन टूटेगा और वो कंपाउंड अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यही बात हम ट्रांस आइसोमर के लिए सोचें, तो ट्रांस आइसोमर का तो नेट डायपोल मोमेंट ही जीरो आता है। और जब नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में किसी तरह के डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके बीच में कोई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है। इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के साथ वीक वैंडरवाल फोर्सेस के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन वीक वैंडरवाल फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई द रीजन इज इन कंपाउंड का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना बहुत इजी टास्क होता है और इसीलिए ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सो यहां हमने सीखा कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर को कंपेयर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। सो जब मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं तो इस बार ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले मेल्टिंग पॉइंट को समझना होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ट्रांस आइसोमर सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तभी तो उस टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, लूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे है CH3, यहां पे है H, यहां पे है H, यहां पे है CH3, ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इस तरह से एक बॉक्स से दिखाएं और मिथाइल ग्रुप को इस बॉक्स से दिखाएं और दूसरे मिथाइल ग्रुप को इस बॉक्स से दिखाएं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। यह एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस तरह के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की क्लोज पैकिंग हो सकती है और क्योंकि इसकी क्लोज पैकिंग पॉसिबल है, दैट्स वाई ये एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको लूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सिस आइसोमर की बात करते हैं तो सिस आइसोमर के अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पे है मिथाइल ग्रुप, यहां पे है हाइड्रोजन, अगेन यहां पे मिथाइल ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन। हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक मिथाइल ग्रुप है और यहां भी ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है। दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक लूज स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि इसमें क्लोज पैकिंग की प्रॉब्लम है। जब ये लूज स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हीट करना, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाना एक इजियर टास्क होगा एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को समझेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी कंपाउंड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ कंपाउंड बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है। कुछ कंपाउंड्स बहुत स्लोली डिसॉल्व होते हैं और कुछ डिसॉल्व ही नहीं होते। जब बहुत स्लोली डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं डिसॉल्व, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है
तो उन्हें पानी में डालने पर हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे और तभी वो उस लिक्विड के साथ, उस सॉल्वेंट के साथ जुड़ेंगे और सॉल्युबल बनेंगे। लेकिन अगर उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, तो जब उसे किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा तो थोड़ी सी हीट से, इनफैक्ट जो सराउंडिंग की हीट है उसी हीट से ये कंपाउंड मेल्ट हो जाएंगे, अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे और बहुत ज्यादा सॉल्युबल बन जाएंगे। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंडेंट है। वो कंपाउंड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं और इसीलिए उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। ऑन द अदर हैंड, वो कंपाउंड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है वो सॉल्वेंट के अंदर मेल्ट नहीं हो पाते, इन अदर वर्ड्स वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते और इसीलिए उनकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है। अभी हमने सीखा था सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसीलिए तो वो सॉल्वेंट में जल्दी घुल जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी हायर हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ट्रांस आइसोमर को देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिससे क्लोज पैकिंग बहुत स्ट्रांग बन रही है, इसीलिए सॉल्वेंट में ऐड करने पर यह इजीली सॉल्युबल नहीं हो पाता है और इसकी सॉल्युबिलिटी पुअर हो जाती है। तो यहां हमने सीखा कि कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं ये हमेशा एल्कीन्स में अराइज होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वर्ड एल्कीन्स में हमें नजर आता है, एल्काइंस में नहीं होता, क्योंकि एल्काइंस में तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद दोनों कार्बन के पास एक ही ग्रुप बचता है, दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। दोनों के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कह सकते, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं हो पाता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं तो बन जाती है सिस फॉर्म, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो बनती है ट्रांसफॉर्म। इट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन एल्कीन्स ओनली। लेकिन जब हम किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री को चेंज करते हैं और एल्केन्स में इस बात को कंसिडर करते हैं तो इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोला जाता और तब इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब इन केस ऑफ एल्कीन्स this type of isomerism, cis and trans isomerism, is known as geometrical isomerism, while in case of alkanes geometrical isomerism is considered as conformational isomerism. अब एल्केन्स में ऐसा क्या है, एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप्स और अटैच हैं, एल्केन है इसलिए इसका मतलब ये टेट्राहेड्रली अटैच्ड है। नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ भी 3 ग्रुप्स और अटैच्ड हैं जो कि टेट्राहेड्रली अटैच्ड होंगे। जब एक कार्बन के ये तीनों ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, दूसरे कार्बन के तीनों ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो इन सभी पोजीशंस को, इन सभी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स which are due to the carbon single bond carbon rotation. They are known as conformers or conformational isomers and the phenomena is known as conformational isomerism. अब ये कन्फॉर्मर्स बनाने के लिए हमारे पास 2 साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है न्यूमैन और इनके इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है सॉहर्स और इसे बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
तो अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन है। एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और दूसरा है सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन इस तरह से हमें मिलेगा, ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ नंबर 1 इथेन, नंबर 2 प्रोपेन, नंबर 3 ब्यूटेन एंड सो ऑन। कोई भी एल्केन हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेन की। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। लेट्स से इस कार्बन को हम एक स्फीयर से, क्योंकि कार्बन तो एक एटम है, और इसे हम एक स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारे पास इस तरह से है। अब इस कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन भी है, क्योंकि दोनों कार्बन एटम सेम है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। इसका मतलब दोनों कार्बन एटम्स सेम रेडियस के एटम्स हैं और ये एक दूसरे के पीछे हाइड हो जाएंगे। तो जो कार्बन फ्रंट में रखा हुआ है उसी के पीछे बैक वाला कार्बन भी रखा हुआ है और दोनों कार्बन एटम एक दूसरे को हाइड कर लेंगे। हमें सामने से देखने पर सिर्फ फ्रंट वाला कार्बन ही नजर आएगा। अगर हम इस कार्बन को देखें तो इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। तो इन तीनों हाइड्रोजन को मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट हाइड्रोजन, ये है सेकंड हाइड्रोजन और ये है थर्ड हाइड्रोजन। अब इसी तरह पीछे वाले कार्बन को देखते हैं। पीछे वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। ये है फर्स्ट हाइड्रोजन, ये है सेकंड हाइड्रोजन, ये है थर्ड हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन है और इस रोटेशन से ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल बन रहे हैं। इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जिन्हें हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं। इस इनफाइनाइट नंबर में से एक पॉसिबिलिटी यह होगी जब पीछे वाले कार्बन का भी हाइड्रोजन फ्रंट वाले हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हाइड करने लगेगा। सिमिलरली पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन फ्रंट हाइड्रोजन के पीछे आ गया और इसे हाइड करने लगा। सिमिलरली यहां भी पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन फ्रंट हाइड्रोजन के पीछे आ गया और इसे हाइड करने लगा। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के घूमने से इस तरह की ज्योमेट्री बनती है तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। जैसा कि हम सोलर इक्लिप्स्ड एंड लूनर इक्लिप्स में देखते हैं कि प्लैनेट, सन, मून एक लाइन में आ जाते हैं, एक दूसरे को हाइड करने लगते हैं। सिमिलरली कार्बन के पीछे कार्बन है, हर एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरे कार्बन का भी हाइड्रोजन है और इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट सिचुएशन को समझते हैं। हमारे पास कार्बन एटम है जिसे हम एक स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस। दूसरा कार्बन एटम भी है जो इसके पीछे हाइड हो चुका है। फ्रंट कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन है जिन्हें हम इस तरह से दिखा रहे हैं। पीछे वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की रोटेशन से एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि यहां हम देखते हैं ये हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसी तरह से पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। इसी तरह से यहां भी पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। जब भी ऐसी फॉर्म बनती है तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें से एक पॉसिबिलिटी बनती है इक्लिप्स फॉर्म, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है स्टैगर्ड फॉर्म।
इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, इसका मतलब ना तो वो इक्लिप्स फॉर्म है ना ही स्टैगर्ड फॉर्म है, इन दोनों पॉसिबिलिटी के बीच में जितनी भी अरेंजमेंट्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन एटम है जिसे हमने इस तरह से एक स्फीयर से दिखाया है, दूसरा कार्बन एटम भी इसके पीछे है जो कि कार्बन कार्बन को हाइड कर लेता है। फ्रंट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है जिनको हमने इस तरह से दिखाया है। अब बैक कार्बन के हाइड्रोजन की बात करते हैं। बैक कार्बन का हाइड्रोजन इस तरह से घूमते हुए इस सिचुएशन में आता है जो कि ना तो इक्लिप्स फॉर्म है ना ही स्टैगर्ड फॉर्म है। सिमिलरली नेक्स्ट हाइड्रोजन भी इस सिचुएशन पे है, नेक्स्ट हाइड्रोजन भी इस सिचुएशन पे है। अब इस फॉर्म को हम देख सकते हैं कि ना तो ये इक्लिप्स फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना ही ये स्टैगर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो इन पॉसिबिलिटीज को बोलते हैं स्क्यू फॉर्म या फिर इन्हें बोला जाता है गॉच फॉर्म। तो क्वेश्चन बनता है कि कितनी स्क्यू फॉर्म पॉसिबल है। तो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्योंकि एक एक डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स के चेंज होने से वो कंफर्मेशनल आइसोमर डिफरेंट काउंट होगा। और जब भी इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो इसे बोलते हैं कि यहां हमें स्क्यू फॉर्म भी इनफाइनाइट मिलती है। और इनफैक्ट अगर हम सारे कंफर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें तो हमें एक एल्केन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं और इसीलिए कन्फॉर्मर्स का नंबर भी इनफाइनाइट होता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब के बीच में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है। तो ये कन्फॉर्मर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म वो होगी जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, क्योंकि जब एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन पुअर हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ दीज इक्लिप्स, स्टैगर्ड एंड स्क्यू फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म ऐसी है जिसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट है तो रिपल्शन होने के चांसेस नहीं बनते। ये फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल मिलती है एज कंपेयर टू स्क्यू फॉर्म, और हाईली अनस्टेबल होगी इक्लिप्स फॉर्म क्योंकि फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन बैक कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है जिसमें रिपल्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है, यहां पे भी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है। जब सेम ग्रुप्स या एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो जाते हैं तो उनमें रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं और यही रीजन है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म हाईली अनस्टेबल होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। हमने इथेन पार्ट डिस्कस किया, हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रोपेन, इसको डिस्कस करते हैं। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिलता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां से हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और यहां पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। जब भी हम कंफर्मेशन आइसोमर बनाते हैं तो हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन की बात करते हैं और प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ 2 कार्बन को ही कंसिडर करते हैं। लेट्स से हम इन 2 कार्बन एटम को कंसिडर कर रहे हैं, तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इस पूरे ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। दैट्स वाई हम इसे Me से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस फ्रंट कार्बन को देखें तो इस फ्रंट कार्बन में ये हमारे पास एक स्फीयर की फॉर्म में है। सिमिलरली यहां एक और प्रेजेंटेशन, इस फ्रंट कार्बन के पीछे सेकंड कार्बन आता है जो कि कार्बन कार्बन को हाइड कर लेता है। इस फ्रंट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है।
सिमिलरली यहां भी ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां भी ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि मिथाइल ग्रुप के पीछे हाइड्रोजन आ जाता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। इस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन आ जाए, पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट आ जाए, सिमिलरली पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट आ जाए। इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और ऐसी फॉर्म जो कि ना तो इक्लिप्स्ड है, ना ही ये स्टैगर्ड है, बल्कि इन दोनों की इन बिटवीन फॉर्म है, इसे बोलते हैं स्क्यू फॉर्म या गॉच फॉर्म। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद स्टेबिलिटी में आता है स्क्यू फॉर्म, और हाईली अनस्टेबल होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि ग्रुप्स के बीच में या एटम्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा मिलता है। अब हम ब्यूटेन का डिस्कशन करेंगे। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस फ्रंट कार्बन से एक H अटैच है, एक H अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस बैक कार्बन से भी एक H अटैच है, एक H अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है इसको समझें। ये हमारे पास एक कार्बन एटम है, सेम ये भी कार्बन एटम और ये भी कार्बन एटम। 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। फ्रंट कार्बन के पीछे बैक कार्बन हाइड हो जाता है, इसके पास 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जिसमें से एक हमारे पास है मिथाइल, दूसरा है हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां भी हमारे पास है मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसी तरह से यहां भी मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब पीछे वाले कार्बन को देखते हैं। पीछे वाले कार्बन के पास भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब मिथाइल के पीछे मिथाइल आता है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आता है और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आता है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। लेकिन इक्लिप्स्ड फॉर्म एक और बन सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारे पास फ्रंट कार्बन है, जिसके पीछे बैक कार्बन हाइड हो जाता है, इसके पास 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यहां पे मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। पीछे वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के पीछे आ रहा है, लेकिन आगे वाले मिथाइल ग्रुप के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है और इसके पीछे हाइड्रोजन आ रहा है। इसे भी इक्लिप्स फॉर्म ही बोला जाएगा। तो इसका मतलब ब्यूटेन में हमें 2 इक्लिप्स फॉर्म बनती हैं। जब मिथाइल के पीछे मिथाइल बनता है, H के पीछे H बनता है, तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड 1। जब मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, इसे बोलते हैं इक्लिप्स 2। इसी तरह से हमें स्टैगर्ड भी 2 तरह की मिलेंगी। पहली स्टैगर्ड फॉर्म है जिसमें हमारे पास मिथाइल है और पीछे वाले कार्बन का मिथाइल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। फ्रंट कार्बन का मिथाइल अगर प्लस वाई डायरेक्शन में है, तो पीछे वाले कार्बन का मिथाइल माइनस वाई डायरेक्शन में है। इसी तरह से H के ऑपोजिट H मिल रहा है और H के ऑपोजिट हमें H मिल रहा है। जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड 1, क्योंकि स्टैगर्ड 2 भी पॉसिबल है। मिथाइल के ऑपोजिट H मिल जाए और H के ऑपोजिट मिथाइल मिल जाए, यहां पे H के ऑपोजिट H, तो इसे बोला जाएगा स्टैगर्ड 2।
वाइल स्क्यू फॉर्म तो ऑलरेडी इनफाइनाइट फॉर्म होती हैं, जो कि इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के इन बिटवीन फॉर्म होती हैं। यहां पे मिथाइल अटैच्ड है, सेम यहां पे H अटैच है, यहां पे H है, ना तो ये इक्लिप्स्ड है ना ही स्टैगर्ड है, इसे बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। अब क्वेश्चन बनता है कि इन चारों फॉर्म में कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है? वो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें रिपल्शन सबसे कम होगा, और रिपल्शन सबसे कम हमें नजर आ रहा है स्टैगर्ड वन में। तो स्टैगर्ड वन सबसे कम रिपल्शन वाली फॉर्म है, इसलिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टैगर्ड टू के अंदर स्टेबिलिटी तो है, लेकिन थोड़ा रिपल्शन होगा इस मिथाइल ग्रुप्स के बीच में, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद स्क्यू, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मर्स पॉसिबल हैं। इसके बाद हमारे पास है इक्लिप्स वन, इक्लिप्स टू, इनमें से कंपैरिजन करना है। तो इक्लिप्स वन में मिथाइल ग्रुप के पीछे ही मिथाइल ग्रुप है, जो कि इसे बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनाता है, लेकिन इक्लिप्स टू के अंदर मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, स्टिल ये इक्लिप्स वन से बेटर कंडीशन पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्लिप्स टू ज्यादा स्टेबल है देन इक्लिप्स वन। तो इस तरह हमने सीखा कि कैसे किसी कंपाउंड के न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। इस पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो सबसे पहले हम इथेन का डिस्कशन करेंगे। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कार्बन, वन मोर कार्बन, फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, सेकंड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। जैसे हमने अभी सीखा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक कार्बन को हम स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक कार्बन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कार्बन को भी एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसे हम दिखा रहे हैं। तो ये एक कार्बन एटम है, ये भी एक कार्बन एटम है, और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जरूर दिखाना है। जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, जिन्हें हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन के हम बॉन्ड्स दिखा देते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। इसी तरह से पीछे वाला कार्बन है जिसके हाइड्रोजन को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो घूमते हुए एक पोजीशन ऐसी आती है जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की रोटेशन होती है, उससे एक पोजीशन ऐसी बनती है कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आता है, नेक्स्ट हाइड्रोजन के पीछे भी हाइड्रोजन, और थर्ड हाइड्रोजन के पीछे भी हाइड्रोजन आता है। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसी तरह से सेकंड प्रेजेंटेशन को समझेंगे। ये एक कार्बन है जिसे हम डॉट से दिखा रहे हैं, ये दूसरा कार्बन है जिसे डॉट से दिखा रहे हैं। फ्रंट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की रोटेशन से एक सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन फ्रंट हाइड्रोजन के ऑपोजिट हो जाते हैं। इस तरह की फॉर्म को हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। ऐसी फॉर्म जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के इन बिटवीन होती है, इसे बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। जैसे कि ये दोनों कार्बन एटम्स हैं और इसके बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। ये हमारे पास फ्रंट कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। ये हमारे पास बैक कार्बन है। अब जो फॉर्म बन रही है वो ना तो स्टैगर्ड है ना ही इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के इन बिटवीन फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म, या फिर इसे गॉच फॉर्म बोला जाता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिल्कुल वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद आती है स्क्यू फॉर्म, और हाईली अनस्टेबल होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इसी तरह हम प्रोपेन को समझेंगे। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8।
इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3CHHCH3। तो हमारे पास ये एक फ्रंट कार्बन है जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी कार्बन है। फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप्स अटैच्ड है जिसमें से एक ग्रुप मिथाइल है, इस मिथाइल ग्रुप को हम Me बोल देते हैं। बाकी दोनों हाइड्रोजन है जिन्हें हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। इसी तरह पीछे वाला कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इसे हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, लाइक दिस। जब मिथाइल के पीछे H आता है और H के पीछे H होता है, इस तरह की प्रेजेंटेशन को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसी तरह स्टैगर्ड को समझेंगे। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। फ्रंट कार्बन से मिथाइल अटैच है, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं जिन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाया गया है। इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, यहां भी कार्बन है। यहां फ्रंट कार्बन से हमारे पास 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, लेकिन इस बार ना तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है ना ही इक्लिप्स्ड फॉर्म है, बल्कि इनकी बीच की फॉर्म है। और इसी इन बिटवीन फॉर्म को हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म या फिर गॉच फॉर्म। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम रहता है। स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्क्यू फॉर्म, एंड हाईली अनस्टेबल होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब हम लास्ट केस को समझेंगे और लास्ट केस होता है हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है कार्बन, कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इससे अटैच है CH3 और 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली इससे भी अटैच है CH3 और 2 हाइड्रोजन है। इसमें 2 इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेंगी, तो स्टैगर्ड फॉर्म बनेंगी, एंड स्क्यू तो पहले से ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरह के इक्लिप्स्ड फॉर्म को सीखेंगे, यहाँ हम 2 तरह के स्टैगर्ड फॉर्म को सीखेंगे और यहाँ स्क्यू फॉर्म होंगी। फ्रंट कार्बन है, इससे अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। पीछे वाला कार्बन है, इस केस में मिथाइल के पीछे मिथाइल आता है, H के पीछे H आता है और यहां भी H के पीछे H आता है। इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड वन। वाइल ऐसा भी हो सकता है कि यहां हमारे पास है मिथाइल, यहां है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पीछे वाला कार्बन है, इसके पास मिथाइल के पीछे H आता है, H के पीछे मिथाइल होता है और H के पीछे H होता है। इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड टू। अब इसी तरह स्टैगर्ड फॉर्म को देखें। यहां हमारे पास है मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। पीछे वाला कार्बन है, इसके पास इस बार मिथाइल के ऑपोजिट होता है मिथाइल, H के ऑपोजिट होता है H और नेक्स्ट H के ऑपोजिट भी H। इस तरह की फॉर्म को हम बोलेंगे स्टैगर्ड वन। इसी तरह स्टैगर्ड टू को समझेंगे। यहां पे हमारे पास मिथाइल है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। अब हम दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं। यहां पे मिथाइल के ऑपोजिट हो जाता है H, H के ऑपोजिट हो जाता है मिथाइल और इस H के ऑपोजिट बनता है H। जब ऐसी प्रेजेंटेशन बनती है तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड टू। स्क्यू फॉर्म इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की इन बिटवीन फॉर्म होती है, जहां पे मिथाइल HH है और हम बाकी ना तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है ना ही ये स्टैगर्ड फॉर्म है। जब भी इन बिटवीन फॉर्म बनती है इसे स्क्यू फॉर्म कहते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो फॉर्म जिसमें सबसे कम रिपल्शन होगा, और वो होती है स्टैगर्ड वन फॉर्म, क्योंकि इसमें सबसे कम रिपल्शन होता है।
स्टैगर टू फॉर्म इसके बाद आएगी। इसके बाद आती है स्क्यू फॉर्म। अब इक्लिप्स्ड की बात करते हैं तो इक्लिप्स्ड वन में सबसे ज्यादा रिपल्शन है, क्योंकि मिथाइल के सामने ही मिथाइल है, जिस वजह से दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इक्लिप्स टू इससे बेटर कंडीशन में है, तो इक्लिप्स टू पहले आएगा और इक्लिप्स वन बाद में आएगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप इन सभी डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एल्केन्स के कंफर्मेशनल आइसोमर्स बना सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, जिसका नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ऑप्टिकल का क्या मतलब होता है। ऑप्टिकल का मीनिंग है लाइट। इसका मतलब ऐसी आइसोमेरिज्म जो लाइट पे डिपेंडेंट है। When the compounds have same molecular formula, same structural formula, but different orientation towards plane of polarized light, they are known as optical isomers. अब plane of polarized light क्या होता है, कैसे उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस बात को समझने के लिए हमें पहले पोलराइमीटर को समझना होगा। पोलराइमीटर में हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जो सभी डायरेक्शन में लाइट को निकालता है। इट मींस लाइट के पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाते हैं, इन्हें बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन वो लाइट जिसके पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले सोर्स से लाइट निकली, सोर्स से लाइट एमिट हुई, लाइट के पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसे बोल रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट। हम चाहते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करें। ऐसा करने के लिए हमने इसमें एक प्रिज्म रखा और इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म में बीच में एक कट लगाया जाता है, जिसके थ्रू वो ही पार्टिकल्स इससे एंटर कर सकते हैं जिनकी डायरेक्शन इस कट की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। इसका मतलब अगर कोई लाइट के चलने की डायरेक्शन ये है, तो ये इस कट के पैरेलल है और ये इजीली इसमें से निकल जाएगा और इस तरह से बाहर आ जाएगा। अगर किसी लाइट की डायरेक्शन इस तरह की है, तो वो इस कट के परपेंडिकुलर है, तो इस कट से पास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ऐसे लाइट के पार्टिकल्स जिनकी डायरेक्शन इस कट के पैरेलल होती है, सिर्फ वही इस प्रिज्म से बाहर निकल सकते हैं। वो लाइट जिसमें चलने की डायरेक्शन एक ही होती है, ये सिर्फ वर्टिकली ही मूवमेंट दिखा रहा है, इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। अब हम इस पोलराइज्ड लाइट को एक ट्यूब से पास करते हैं जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। हमें यह चेक करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट के साथ किस तरह का बिहेवियर दिखाता है। बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा या इसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। अगर चेंज कर देता है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला जाएगा। लेकिन अगर इस लाइट में कोई चेंज नहीं आता है, इट मींस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी ऑप्टिकल डायरेक्शन घुमाने में फेल हो गया और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। चेंज आया या नहीं आया, उसके लिए एक और निकोल प्रिज्म रखा जाएगा, जिसकी कट की डायरेक्शन वही रखी जाएगी जो हमने पहले यहां रखी थी।
पोलराइमीटर के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे एक और निकोल प्रिज्म रखते हैं और इससे एक रीडर अटैच कर देते हैं, एक ऐसी नॉब जिसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। जिस पॉइंट पे कट रखा गया है उसको हम 0 मार्क करते हैं और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाते हैं इसे प्लस मार्क किया जाता है। जितने डिग्री इसे घुमाया जाता है ये डिग्री इनको मेजर किया जाता है और मेजर करने के लिए रीडर में ऑलरेडी रीडिंग्स लिखी होती हैं। इसी तरह से 0 के लेफ्ट साइड पर भी रीडिंग्स लिखी हैं और इसे नेगेटिव बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलराइज लाइट में क्या चेंज लाया इस बात को चेक करने के लिए ऑब्जर्वर यहां से देखता है। अब ऑब्जर्वर को क्या चीज नजर आएगी उसके लिए 2 तरीके बनते हैं। फर्स्ट केस, इफ लाइट इज सीन, अगर लाइट ऑब्जर्वर को नजर आ जाती है तो इसका मीनिंग है लाइट इस तरह से स्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हुई, इसी तरह प्रिज्म के इस कट से पास हुई, सीधा सीधा लाइट आई के अंदर स्क्रीन पे जाके बनी। इट मींस लाइट हमें नजर आई। अगर ऑब्जर्वर को लाइट नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ने लाइट को घुमाने में कोई एफर्ट्स नहीं दिखाया, तभी तो लाइट सीधा सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास होते हुए, निकोल प्रिज्म से पास होते हुए आई की रेटिना में चली जाती है और इसीलिए लाइट हमें नजर आती है। तो हम यहां कंक्लूजन लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंज नहीं लाते। अब इसका दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, इफ लाइट इज नॉट सीन बाय ऑब्जर्वर, अगर लाइट नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब हुआ कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट नजर नहीं आ रही है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इस बात के अब 2 मीनिंग बनते हैं। लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन ये मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ने उसे इस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस ऑब्जर्वर को अपना रीडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, तभी निकोल प्रिज्म की कट की डायरेक्शन इस लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल बनेगी और तभी उसे वो चीज नजर आएगी। आई रिपीट, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है तो लाइट नजर नहीं आ रही है जब तक ऑब्जर्वर रीडर को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घुमाता। जैसे ही ऑब्जर्वर रीडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, रीडर के निकोल प्रिज्म का कट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के पैरेलल बन जाएगा और लाइट इस कट में से पास ऑन हो जाएगी, आई की रेटिना पर पड़ेगी और हमें लाइट नजर आ जाएगी। इसका मीनिंग ऑब्जर्वर ने रीडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या फिर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी फॉर्म, या फिर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्लस फॉर्म। अब इसका रिवर्स सोचेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन ये थी, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, इसलिए रीडर को ये लाइट नजर नहीं आ रही है, ऑब्जर्वर को ये लाइट नजर नहीं आ रही है क्योंकि रीडर के कट की डायरेक्शन स्ट्रेट है, लेकिन अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। पहले ऑब्जर्वर डेक्स्ट्रो मोशन करके चेक करता है
कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया है। अगर डेक्स्ट्रो मूव करने पर भी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने पर भी लाइट नजर नहीं आती है, तो ऑब्जर्वर नॉब को वापस 0 पॉइंट पे लाएगा और अब उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकोल प्रिज्म के कट की डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ पोलराइज की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है, लाइट नजर आने लगती है और इसी को बोलते हैं लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स। लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स को शॉर्ट फॉर्म में एल फॉर्म बोला जाता है। ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स जो डेक्स्ट्रो होते हैं या लेवो होते हैं, इन कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जबकि लेवो कंपाउंड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट when the compounds have same molecular formula, same structural formula, but different rotation of plane of polarized light, they are known as optical isomers, and the phenomena is known as optical isomerism. A compound that rotates the plane of polarized light in clockwise direction, it is termed as dextrorotatory compound or D form or plus form. While on the other hand, a compound that rotates the plane of polarized light in anti-clockwise direction, it is termed as levorotatory compound or L form or minus form. Both dextro and levo forms are known as optical isomers, and this phenomena is known as optical isomerism. आई होप आपको ये आइसोमेरिज्म टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ आइसोमेरिज्म टॉपिक एंड हो जाता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नए टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।